आज तक हमने जितने भी केसेस के बारे में बात करी है, वहाँ हमेशा पुलिस का किलर के खिलाफ सबूत ढूंढना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन आज के केस में किलर ने एक परिवार के 4 लोगों की हत्या करके क्राइम सीन पर खुद ही हजारों सबूत छोड़े, साथ ही अपना डीएनए तक छोड़ा। लेकिन फिर भी पुलिस मर्डर तक कभी नहीं पहुंच पाई और 26 सालों बाद भी ये केस सबके लिए आज तक एक रहस्य है। तो बिना देरी किए चलिए जानते हैं उस माँ की कहानी जो 26 सालों से अपने बेटे और उसके परिवार के किलर को सजा मिलने का इंतजार कर रही है। जापान के सेटागाया में मियाजावा फैमिली रहा करती थी, जहां मिकियो मियाजावा एक मार्केटिंग कंसल्टेंट की जॉब में थे। वहीं यासुको मियाजावा क्राइम स्कूल ऑपरेटर थी, जिसकी वजह से दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे और इसलिए नीना और रे ज्यादा समय अपनी दादी सेत्सुको के साथ बिताते थे। 30 दिसंबर 2000 मिकियो मियाजावा और उनकी पत्नी यासुको मियाजावा अपने बच्चे नीना और रे के साथ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने बाहर घूमने गए थे और ये पल इस पूरी फैमिली के लिए ही बेहद खास था। शॉपिंग के बाद पूरा परिवार घर लौटा और थकान होने की वजह से सब सोने चले गए, सिवाय मिकियो के, क्योंकि उसे अपना एक जरूरी काम पूरा करना था। यासुको नीना के साथ घर के एटिक में सोया करती थी। वहीं उनका छोटा बेटा रे, जो कि एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चा भी था, वो मिडिल फ्लोर में अपने कमरे में अकेले सोता था और मिकियो घर के फर्स्ट फ्लोर पर कंप्यूटर पर अपना काम कर रहा था। लेकिन तभी रात के लगभग 11 बजे मिकियो ने अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज सुनी। जब वो ऊपर देखने गया तो वहाँ एक अनजान आदमी खड़ा था, जिसने मिकियो पर हमला किया और मौके पर ही मिकियो की मौत हो गई। जिसके बाद किलर यासुको और नीना के कमरे में गया और उन पर हमला करा, जहाँ यासुको ने नीना को बचाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन किलर ने पहले यासुको और फिर नीना दोनों को भी बेहद बेरहमी से खत्म कर दिया था। ये खूनी रात बीतने के बाद दिन आया 31 दिसंबर 2000 का, जब यासुको की माँ हारुको, जो यासुको के घर के एकदम बगल में ही रहा करती थी, उन्होंने यासुको की एब्सेंस को नोटिस करना शुरू करा। सुबह के करीब 10 बजे हारुको ने यासुको के घर के लैंडलाइन पर बहुत बार कॉल्स किए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। और इसके बाद हारुको उनके घर गई, जहां डोरबेल बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। अब हारुको घर की दूसरी चाबी की मदद से घर के अंदर गई, जहां का मंजर देखकर वो पूरी तरह से सदमे में चली गई थी। सबसे पहले मिकियो, फिर यासुको और नीना की लाशें देखने के बाद अब हारुको को रे के लिए डर लगने लगा था। वो घबराते हुए रे के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां रे अपने बिस्तर पर पड़ा था और उसके गले में मार्क्स थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाकर उसे मारा हो। हारुको ने तुरंत ही पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची और वहां के हाल देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू करी, लेकिन उन्हें किलर के मोटिव का कोई पता नहीं चल पा रहा था। ना ही घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान थे और ना ही घर से कोई भी जरूरी चीज गायब हुई थी। पुलिस के सामने अब ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जानने के लिए उन्होंने मियाजावा फैमिली को और गहराई से जानने की कोशिश करी। साल 1990, जब मियाजावा का परिवार पहली बार टोक्यो शहर के सेटागाया में रहने आया था, वो लोग अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से एक नई जगह पर शुरू करने के लिए बहुत खुश थे। यासुको की बड़ी बहन आन, जो कि एक डिजाइनर और आर्किटेक्ट थी, उसी ने यासुको का घर बनाया था, जिसे प्राइवेसी कंसर्न के चलते साउंड प्रूफ बनाया गया था। यहाँ एक ही प्लॉट में 2 घर बनाए गए थे, जिनमें से एक में मियाजावा फैमिली रहा करती थी और दूसरे में हारुको, आन और उसका बेटा। घर के आसपास का एरिया भी बहुत अच्छा था। घर के पास मेट्रोपॉलिटन पार्क से बच्चों के खेलने की आवाज आया करती। दोनों फैमिलीज एक दूसरे के घर आना जाना किया करते। मिकियो अपनी जॉब में बिजी रहता और यासुको घर के फर्स्ट फ्लोर पर ही एक क्राइम स्कूल चलाती थी, जो जापान में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए एक तरह का ट्यूशन होता है। लेकिन धीरे धीरे लोग सेटागाया से शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि मियाजावा के घर के पीछे जो मेट्रोपॉलिटन पार्क था, उसे एक्सपेंड करने के लिए वहाँ की अथॉरिटीज इस एरिया की जमीन को हाई रेट्स में खरीद रही थी और इसी फायदे को ध्यान में रखते हुए लोग इस एरिया को छोड़कर जा रहे थे, जिससे जहां इस एरिया में करीब 200 परिवार हुआ करते थे, वहीं अब यहां सिर्फ 4 परिवार बचे थे, जिसमें से 2 मियाजावा के ही थे। सितंबर 2000, अथॉरिटीज के बोलने पर पहले तो मियाजावा रिलोकेट करने के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उन लोगों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वो मार्च 2001 में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे, जिसका मतलब मियाजावा परिवार को अब भी 4 महीने सेटागाया में ही रहना था। और अब यही 4 महीने मियाजावा परिवार के लिए मुसीबत बनने वाले थे। मर्डर होने के कुछ समय पहले से ही मियाजावा फैमिली के आसपास कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। मर्डर से कुछ दिनों पहले मिकियो की बहस पार्क में आए स्केटर्स से हुई, क्योंकि वो बच्चे वहां का माहौल खराब कर रहे थे। इसके अलावा मिकियो ने जापान के बदनाम बाइकर गैंग बोसो जोकू को भी उनके बुरे बर्ताव और आसपास के माहौल को
खराब करने के लिए काफी कुछ सुनाया था, तो ये चांसेस हो सकते थे कि इन्हीं में से किसी ने मियाजावा फैमिली को गुस्से में खत्म करा हो। लेकिन अब चीजें और खराब होने लगी थी जब यासुको ने एक अनजान कार को बार बार अपने घर के बाहर आते हुए देखा, जिससे ये सवाल आता है कि क्या मियाजावा फैमिली पर कोई नजर रख रहा था। एक और अजीब चीज जो हो रही थी वो ये कि इस एरिया में कुछ महीनों से स्ट्रे कैट्स को कोई बेरहमी से मार रहा था, जिसे जापान ने सीरियल कैट किलर नाम भी दिया था। 31 दिसंबर 2000 पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू करी और सबसे पहले हारुको से उस रात की डिटेल्स जानने की कोशिश की। हारुको ने बताया कि पिछली रात जब वो टीवी देख रही थी तो उसे मियाजावा के घर से कुछ भारी सामान गिरने की आवाज आई थी, लेकिन साउंड प्रूफिंग के कारण वो आवाज उतनी तेज नहीं थी, इसलिए हारुको ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद उस वक्त मिकियो सीढ़ियों से गिरा होगा, जिससे वो आवाज हारुको को सुनाई दी। क्योंकि सीढ़ियों पर जिस तरह से मिकियो की बॉडी पड़ी थी तो उससे समझ आ रहा था कि किलर और मिकियो के बीच हाथापाई हुई थी। और गवाहों के बयान से पुलिस ने ये माना कि सारे मर्डर रात 11:30 से 12:05 के बीच हुए हैं। मगर पुलिस को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि किलर घर के अंदर आया कैसे। लेकिन फिर पुलिस की नजर घर के मिडिल फ्लोर के बाथरूम की खिड़की पर गई, जो लॉक नहीं थी। उस विंडो का साइज भले ही ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी एक पतला आदमी वहां से अंदर घुस सकता था। और अब आता है केस का वो पहलू जहां पुलिस को किलर के खिलाफ कोई सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि सब कुछ उनके सामने था। घर के अंदर खाई हुई चीजों के खाली रैपर, फ्रूट्स के छिलके, पानी की खाली बोतल, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था, जिससे ये चीज साफ हो गई थी कि किलर मर्डर करने से पहले इस घर में काफी देर रहा। साथ ही किलर ने जिस चाकू से मियाजावा फैमिली का मर्डर किया था वो भी घर में ही पुलिस को मिल गया था। उसके अलावा किलर ने अपने कपड़े और जूते भी घर में ही छोड़ दिए थे। हर जगह किलर के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स मौजूद थे। जैसे जिस तौलिए से उसने खुद की लगी चोट साफ करी थी वो बाथरूम में ही पड़ा था। जिस ग्लास में उसने पानी पिया उसमें किलर के सलाइवा का सैंपल था। यहाँ तक एक बहुत अजीब चीज भी किलर ने करी थी, उसने वॉशरूम यूज करके वहाँ फ्लश तक नहीं किया था। और ये सब देख के पुलिस को यही लग रहा था कि ये किलर कोई नौसिखिया है, इसलिए पुलिस अब बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो किलर को आराम से पकड़ सकती है। अब पुलिस को यहाँ पर किलर का मोटिव चोरी से ज्यादा आपसी दुश्मनी का लग रहा था, क्योंकि घर की सारी जरूरी चीजें जैसे सारे पैसे, ज्वेलरी और क्रेडिट कार्ड्स भी अपनी जगह पर ही थे। मगर यासुको जो क्राइम स्कूल चलाया करती थी, किलर ने सिर्फ उसकी फीस से 150,000 येन चुराए थे। और सिर्फ इतने से पैसों के लिए कोई पूरी फैमिली को इतनी बेरहमी से क्यों मारता। किलर के छोड़े हुए सबूतों से पुलिस ने किलर की अपीयरेंस का थोड़ा अंदाजा लगाया था। फोरेंसिक डॉक्टर्स के हिसाब से विक्टिम्स की बॉडी पर जो वुंड्स थे उससे पता चला कि किलर राइट हैंडेड था और उसके कपड़े और जूतों से उसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच की पता चल रही थी। साथ ही बाथरूम विंडो से घर के अंदर घुसने की थ्योरी से किलर स्लिम और एथलेटिक बॉडी का लग रहा था। जिस तरह के कपड़े किलर छोड़कर गया था उससे वो किसी स्केटर की तरह लग रहा था, जिसकी उम्र पुलिस ने 15 से 22 साल की मानी थी। जैसे ही इस केस की डिटेल्स पब्लिक हुई तो अब पुलिस को काफी लोगों से मदद मिलने लगी थी। और ऐसे ही एक दिन पुलिस को एक टिप मिली। शाम के करीबन 5:30 पर मियाजावा के घर से थोड़ी ही दूर तोबू निक्कू स्टेशन पे पुलिस की बताई डिटेल्स से मैच करता एक आदमी दिखाई दिया था, जिसके राइट हाथ में काफी चोटें भी लगी थीं। लेकिन पुलिस ने इतनी जरूरी चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि किलर मर्डर करने के तुरंत बाद ही घर से भाग गया होगा, तो वो आसपास रहने की गलती क्यों करेगा जहां उसे आसानी से पकड़ा जा सके। लेकिन ये लापरवाही अब पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत बनने लगी थी, क्योंकि जिस किलर को वो एक नौसिखिया समझ रहे थे वो उनकी पहुंच से दूर होते जा रहा था। पुलिस अपनी छानबीन कर ही रही थी और इसी बीच उन्हें एक लीड मिली। किलर ने अपनी शर्ट और साशमी नाइफ सेटागाया से लगभग 1 घंटे की दूरी पर कानागावा प्रीफेक्चर से खरीदी थी और किस्मत से इस शर्ट के सिर्फ 130 पीसेस ही सेल किए गए थे। लेकिन पुलिस उनमें से सिर्फ 12 लोगों का ही पता लगा पाई थी, जिनमें से कोई भी किलर नहीं था। इसके बाद पुलिस ने किलर के शूज से उसका पता लगाने की कोशिश करी, जहां किलर के शूज का साइज 28 सेंटीमीटर का था। लेकिन पूरे जापान में इस साइज के शूज कहीं मिलते ही नहीं है। थोड़ा और पता करने पर पुलिस ने जाना कि इस ब्रांड और साइज के शूज साउथ कोरिया में आसानी से मिल जाते हैं, जिससे यही अंदाजा लग सकता था कि किलर एक साउथ कोरियन है। लेकिन तब तक पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज सामने आई। पुलिस ने किलर के छोड़े हुए बैग को एनालाइज करा तो उन्हें उसके अंदर से सैंड,
यानी रेत मिली, जो कि अलग अलग जगह की थी, जिनमें से एक जगह जापान ही थी, लेकिन दूसरी जगह यूनाइटेड स्टेट्स के नेवाडा डेजर्ट के एडवर्ड एयर फोर्स बेस की थी। और इससे सबको यही लग रहा था कि किलर या तो कोई फॉरेनर है या कोई मिलिट्री मैन, जिससे अब ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा था। अब आखिरी रास्ता और उम्मीद डीएनए टेस्ट था, और जब किलर की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस का ये शक कि किलर एक फॉरेनर हो सकता है और भी गहरा होने लगा था। डीएनए टेस्ट से पता चला कि किलर एक मेल है जिसकी मदर सदर्न यूरोपियन और फादर ईस्टर्न एशियन थे, और ये डीएनए जापान में रेयर था लेकिन साउथ कोरिया में बहुत आम था, जिससे पुलिस की ये थ्योरी अब सही साबित होने लगी थी कि किलर एक साउथ कोरियन है। पुलिस और कंट्रीज के साथ मिलकर किलर को 192 कंट्रीज में ढूंढ रही थी, लेकिन फिर भी किलर का कोई पता नहीं चल पा रहा था, मानो वो एक इंसान नहीं कोई घोस्ट था जो 4 लोगों को बेरहमी से मारकर बस गायब हो गया। और अब सबको यही लग रहा था कि किलर कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड था जिसने जानबूझ के वो सब सबूत घर के अंदर छोड़े थे। धीरे धीरे पुलिस भी हार मान चुकी थी और ये केस अब एक कोल्ड केस बन चुका था। आज इस केस के 26 सालों बाद भी किलर का कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन सब के बीच एक हंसती खेलती फैमिली पूरी तरह से उजड़ गई। केस के इतने सालों बाद भी मिकियो की मदर सेत्सुको आज भी जस्टिस के लिए पुलिस से मदद मांगती है और इस उम्मीद में है कि शायद एक दिन तो उन्हें न्याय मिलेगा। जहाँ एक समय पर इस घर में खुशहाल परिवार रहा करता था, वहीं अब मियाजावा का घर इतने सालों से सील्ड है और बस एक हॉन्टेड जगह बनकर रह गया है। क्या वो किलर आज भी कहीं मौजूद होगा? आखिर उसकी असली पहचान क्या थी? आप लोग कमेंट्स में इस केस को लेकर अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ ये केस यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नए केस के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।